नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही विद्यालय में। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं 20 नवंबर 2025 की मुख्य मुख्य घटनाएं सुबह सुबह घटेंगी। तो देश में इसके अंदर सबसे पहले तो 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की बात की गई। जैसा कि आपको मेरे को पता ही है कि अपने किसी टाइम पे खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। इसी के लिए जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर। और उस टाइम पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ये है कि आज तक अपने पास इतना अन्न हो रहा है कि हम सब औरों को भी दे सकते हैं। तो यूज कर ही रहे हैं, औरों को भी दे सकते हैं। अपने पास खूब अन्न हो रहा है। उसके बाद में बात की गई, तो बात किसमें की गई थी, वो अपने इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने 128वीं कड़ी, क्या बात हुई, 128वीं कड़ी, 128वें नंबर की बात है इसकी जो बात करी। तो अक्टूबर 2014 से ये मन की बात शुरू की गई। जारी कब होती है, ये होती है भैया मासिक रूप में, मासिक रूप से चलती रहती है। और मासिक रूप से भी स्पेशली कब चलती है, नॉर्मली ये इसका होता है कि महीने के लास्ट संडे, जो मंथ का लास्ट संडे होता है उस दिन ये जारी रहती है। इसके अंदर क्या क्या बताया जाता है, इसके अंदर विशेष रूप से एक तो आम नागरिक को जिक्र होता है। इसके अंदर किसी ने कोई बड़े काम किया हो, जैसे कि एक बार अपने को पता हो सवाई माधोपुर के अंदर सफाई करते हैं, उनके उनका नाम उन्होंने दिया था। और भी छोटे मोटे कोई भी छोटा मोटा उद्योग चला रहा हो उनका जिक्र करते हैं, आम नागरिक को जिक्र करते हैं। मन की बात के अंदर जनता और प्रधानमंत्री के बीच का संवाद एक तरीके से। इसके अलावा ट्रांसलेशन इसके अंदर सभी राज्य में, अलग अलग राज्य में ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होता है इसका, ताकि सभी लोगों के पास बात पहुंच सके। ट्रांसलेशन अवेलेबल होता है इसके अंदर। ये अपने मन की बात कर रहे तो ऐसे हर महीने के होते हुए अभी 128 नंबर के, 128 नंबर की है, 128 की, 128 नंबर की मीटिंग होगी इसके बारे में। मन की बात पढ़ने से आगे बात करते हैं, इसके अलावा और देखते हैं क्या है। ये बात हो गई। इसके अलावा एक हुआ था अपने पास, इसके अंदर और क्या क्या बात की गई, मन की बात के अंदर क्या क्या बात हुई है, वो अपन देख लेते हैं। उत्पादन हो रहा है, इसके अंदर शहद का निर्यात भी 3 गुना हो गया है। ये खाद्यान्न तो बड़ा ही बड़ा है, शहद के निर्यात की बात फेंक दी यहाँ पे। इस शहद के निर्यात में कितना, 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई शहद के निर्यात में। इसके अलावा इस दौरान इन्होंने देश के विभिन्न इलाकों में स्थानीय लोगों एवं संस्थानों द्वारा शहद उत्पादन की भी चर्चा की। इसके बाद में हम बात करें, कोयम्बटूर में आयोजित विशाल नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन में भारत की प्राचीन परंपराओं को हिस्सा बताया है कि भाई यहाँ पर जो ये नेचुरल फार्मिंग का जो काम हो रहा है अपने तो जो शुरुआत से चला रहा है। तो इसके अंदर से इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है, इसके अंदर से इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि कोयम्बटूर के अंदर, कहाँ पर, कोयम्बटूर के अंदर विशाल नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन कहाँ पे होगा, कोयम्बटूर के अंदर। ये अपने पास इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन को याद रखनी है। आगे बात की G20 शिखर सम्मेलन में अभी हुआ था, उसके अंदर जाके उसके बारे में बात की यहाँ पे। उसके अलावा देशवासियों की ओर से विश्व के नेताओं से जो जो उपहार मिले उनके बारे में बात की। एक यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बात की, ये कहा इन्होंने, कनाडा के प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री ने भेंट की। कहा के, कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी की अश्व की प्रतिकृति। तो ये कहाँ से संबंधित है, राजस्थान के उदयपुर से। ये बिल्कुल अपना ध्यान रखें कि कनाडा के प्रधानमंत्री को जो अश्व की प्रतिकृति जो भेंट की थी, उसका संबंध कहाँ से है? तो उसका संबंध कहाँ से भी, कहाँ से बनी हुई है, और राजस्थान के उदयपुर की बनी हुई है। ये अपने को रखना है। इसके अलावा अपन बात करें और वोकल फॉर लोकल की तारीफ की हुई। वोकल फॉर लोकल आजकल सब चीजें में लोकल, पहले अपन होता था कि अपने को विदेशी चाहिए, भले अपने देश में बड़े चीज बन रही हो लेकिन विदेशी की अपन को जानने की ज्यादा हो रखती है। लेकिन आजकल अपन लोकल देखते हैं, हाँ मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया देख के खरीदते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र में 3D लाइट साउंड शो के माध्यम से महाभारत की गाथा को यहाँ पर चर्चा की गई। उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो महाभारत अनुभव केंद्र कहाँ पर, 3D लाइट और साउंड के माध्यम से कहाँ शुरुआत हुई, कुरुक्षेत्र के अंदर, मतलब दिमाग में रखिए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में यूरोप और मध्य एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
यहाँ पे अपन को बिल्कुल याद रखना है कि कुरुक्षेत्र, डायरेक्ट पूछ सकता है अपन से कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और कहाँ पर? ब्रह्म सरोवर। बिल्कुल अपन को याद रखना है, कुरुक्षेत्र में कहाँ पर? ब्रह्म सरोवर। इसके अलावा और क्या बात की? मध्य एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये बात कर दी अपन ने। काशी के नमो घाट पर, काशी के नमो घाट पर आयोजित होने वाले चौथे काशी तमिल संगम। तो यहाँ पर क्या बात हो गई? तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? काशी में होता है, तो पता ही है काशी तमिल संगम का होता है काशी में होता है, काशी घाट पर। और इसके इसके अलावा अधिक से अधिक भागीदारी श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का। और कहाँ पर हो रहा है? नमो घाट। तो यहाँ पर क्या होता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं, कुछ कलाकार आते हैं, कोई लोक कला, लोक कला हो गई, और भी संगीतकार हो गए, विभिन्न तरीके के लोग आते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे, ताकि क्या अपने कला का भी आदान प्रदान हो और लोगों के संस्कृति का भी आदान प्रदान होना चाहिए। इस वजह से काशी तमिल संगम किया गया है। और ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था भैया अपने 2022-23 के अंदर, 2022-23 के अंदर ये शुरू किया गया था। इसके अलावा और यहाँ पर बात की तो 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला मुस्लिम दिवस, तो मुस्लिम दिवस के बारे में तो अपना याद रख देंगे। और अभी मनाएंगे तो कोई अगर नेशनल लेवल पर प्रोग्राम होगा तो उसकी बात कर देंगे। मुस्लिम दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ये एग्जैक्ट अभी की तो ये तारीख तो याद होनी चाहिए कम से कम। इसके बारे में और क्या है इसके अंदर? विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए किस किस की जो तारीफ की हुई? मोदी जी ने मन की बात में किस किस की? एक तो अभी अभी अपने पता है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप हुआ, एक महिला कबड्डी कब हुआ, एक ब्लाइंड क्रिकेट कब हुआ। इन तीनों जगहों के बारे में यहाँ पे तारीफ की गई। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने आईएनएस माही, आईएनएस माही को भी शामिल कर दिया। आईएनएस माही क्या है? आईएनएस माही के बारे में पता होना चाहिए। आईएनएस माही अपना युद्ध पोत है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं भाई क्या क्या अपन शुरुआत में एक बार इनकी खिलाड़ियों की। एक यहाँ पर अपन देखें, एक अगर यहाँ पर देखें अपन, तो यहाँ पर एक बॉक्सिंग की और बात की गई है। बॉक्सिंग के लिए यहाँ पर कौन कौन सी ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के अंदर, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के अंदर, इसके अंदर भी अपन ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? यहाँ पर जीते अपन ने 20 मेडल, 20 मेडल जीते हैं इसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंदर, जिसमें से अपन ने 9 तो जीते हैं गोल्ड, 9 तो गोल्ड जीते हैं। उसके अलावा 6 जीते सिल्वर, और अपन ने यहाँ पे जीते हैं 5 जीते हैं ब्रॉन्ज। टोटल मिला के 20 मेडल, 5 ब्रॉन्ज। इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट नाम है अपना अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी जिसका संबंध कहाँ से भी है? जिसका संबंध है कोटा से, अपने राजस्थान के, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अरुंधति चौधरी इन्होंने भी क्या जीता भाई? गोल्ड जीता है। अरुंधति चौधरी ने गोल्ड जीता है। और कहाँ से संबंध है? कोटा से। कोटा से कैटेगरी की बात करें तो 70 किलो वाली कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में? 70 केजी कैटेगरी में। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। बॉक्सिंग वाले की बात होनी चाहिए। नौसेना दिवस के बारे में बात करी थी, हमारी। इसके अलावा और इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, तारीफें की हैं तो और बाकी पढ़ देख लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या बताया भाई? इसके अंदर एक तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की बात, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप T20, महिला T20 वर्ल्ड कप की बात। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, इससे रिलेटेड। आईसीसी पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन कुछ तो मैच हुए इसके श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में सामूहिक रूप से इसका आयोजन हुआ, भारत में और श्रीलंका में। टोटल मैच हुए इसके अंदर 31, जहां तक मुझे ध्यान है 31 मैच हुए। इसमें से भारत के अंदर तो 24 मैच हुए हैं और श्रीलंका के अंदर 7 मैच हुए हैं। और जो इसका फाइनल हुआ, फाइनल भी कहाँ पे हुआ है? फाइनल भी हुआ है इसका अपने मुंबई में, इंडिया में ही हुआ है। फाइनल भी कहाँ पर हुआ है? फाइनल भी मुंबई के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर और भारत इसके अंदर विजयी हुई, तभी तो हम पढ़े रहे। भारत इसके अंदर फाइनल विजय हुई, और किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने इसमें विजय प्राप्त की, और पहली बार T20 वर्ल्ड कप में भारत ने विजय प्राप्त की है। शेफाली वर्मा को मिला है इसके अंदर मैन ऑफ द मैच मिला है। मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है?
मैन ऑफ मैच किसको मिला है? सैफ अली वर्मा को। सैफ अली वर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है। और इसके अंदर मैन ऑफ द जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट मिला है अपने को दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा, एक तो वर्मा और एक शर्मा। ये प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन बनी हुई? दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन बनी? दीप्ति शर्मा बनी, ठीक है। ये पढ़ने की बात करके आईसीसी से रिलेटेड। अब अपन बात कर रहे हैं कबड्डी से रिलेटेड। थोड़ी यार राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा प्रयास करना समझ में आ जाए। तो कबड्डी वाले की बात कर लेते हैं। तो कबड्डी वाला महिला वाला ये कबड्डी का भी कहाँ पर हुआ? आयोजित हुआ साहब ये ढाका बांग्लादेश के अंदर। ढाका बांग्लादेश के अंदर ये आयोजित हुआ। जो ऊपर वाला था उसके अंदर अपने 8 टीमें शामिल हुई थी इसके अंदर। ये भी अपना ध्यान रखे थे अपने, 8 टीम शामिल हुई थी इसके अंदर टोटल। जो अपने कबड्डी महिला वाला हुआ ढाका बांग्लादेश के अंदर हुआ था। टीमें कितनी हुई इसके अंदर? इसके अंदर टीमें टोटल मिला के 11 टीम शामिल हुई थी इसके अंदर, ठीक है। चीन ताइपे को हराकर ये भी भारत ने जीता है। भारत ने चीन को हराकर, चीनी ताइपे लिख देते हैं टीम का नाम, चीनी ताइपे को हराया इसके अंदर। और इसके अंदर संजू देवी है। जैसे उसके अंदर अपन ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात की थी, तो यहाँ पर कौन है? संजू देवी। संजू देवी भाई साहब एज ए प्लेयर ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच है। फाइनल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी फाइनल की थी जो मैन ऑफ द मैच बात की थी। तो प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच तो कहाँ की है? संजू देवी। और ये की यही सेम ही पर्सन, एक ही इंसान क्या है? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। और भाई प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी है, प्लेयर ऑफ द मैच भी है। इसके अलावा अपन ने एक बात की थी ब्लाइंड क्रिकेट वाले की। तो ब्लाइंड क्रिकेट वाले की बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी जगह में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन ब्लाइंड क्रिकेट वाले की। तो ब्लाइंड क्रिकेट है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ इसकी बात करते हैं अपन। तो ब्लाइंड क्रिकेट में आयोजित हुआ था कोलंबो श्रीलंका के अंदर। ये भी महीना हुआ है। कहाँ पर हुआ था? कोलंबो, कोलंबो श्रीलंका के अंदर ये आयोजित हुआ था। और इसके अंदर कौन जीता? भारत। और किसको हरा के जीता है? ये जीता था अपने पास, भारत जीता नेपाल को हरा के। भारत ने नेपाल को हराया। ठीक है, तो ये सारा अपना एक पेज हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो गिव अप अभियान में भी अपन कुछ दिन पहले बात कर रहे थे। तो 31 दिसंबर तक खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वालों से वसूली की जाएगी। अपन ने बात की थी गिव अप अभियान की, जब खाद्य सुरक्षा की बात की थी अपन कल परसों वाले में। तो गिव अप अभियान चल रहा है। मंत्री जी ने कहा भाई अपने पास कितने लोगों ने 48 लाख अपात्र बनी उसमें छोड़ दिए खुद ही अपनी मर्जी से कि भाई अपने को तो नहीं चाहिए। अब इसके अंदर वो छोड़ दिया है, छुपा दिया है, ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि आसानी से नहीं छोड़ता कोई भी। तो अब इसके अंदर क्या क्या बताया जाएगा? कोई भी एक सदस्य सरकारी सरकारी नौकरी होगी उसको छोड़ना पड़ेगा। ये तो कौन कौन देखो छोड़ने में? सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी, अथवा 1 लाख रुपए से वार्षिक से अधिक पेंशन। किसी की कोई लोग अगर टोटल मिला के पूरे साल की अगर 1 लाख से अधिक पेंशन मिल रही है तो वो भी इसके लिए पात्र होगा और उसको छोड़ देना। अगर नहीं छूटेगा तो फिर उससे वसूली की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने एक और बात की है, इस इन्होंने बताया कि 100 क्विंटल से अधिक फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने वाले व्यक्ति को एनएफएसए के तहत 5 किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त करना विरोधाभास है। ये क्या कह रहे थे? कुछ किसान है, वो किसान क्या तो फर्जी किसान एक तरीके से, किसान का क्या ही नाम है उसमें। तो ये कह रहे हैं ऐसे किसान जो कि 100 क्विंटल तक तो सरकार को बेच रहे हैं, 100 क्विंटल या उससे ज्यादा तो वो तो बेच रहे हैं सरकार को, सरकार से फिर दे रहे हैं वापिस 5 किलो अनाज फ्री। ये क्या बात हुई? इस सरकार को 100 किलो बेचने के लिए देगा, 5 किलो खुद खाने के लिए नहीं है। तो एक दूसरे के हक का अनाज खाते हैं तो फिर उसमें दिक्कत होती है भी। किसी के हक का अनाज किसी को जिसके पास है उसको तो छोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से इसके अंदर वो किसान भी आएंगे जो भी 100 किलो से ज्यादा बेच रहे हैं, उनको भी छोड़नी पड़ेगी।
इसके अलावा और कौन-कौन छोड़ने वाले हैं? किसी के घरों में अगर एयर कंडीशनर लग रहा है, उनको छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर 50,000 से अधिक अगर किसी की बिजली का बिल आ रहा है, 50,000 से अधिक अगर बिजली का बिल आ रहा है, उसको छोड़नी पड़ेगी। और इसके अलावा किसी के घर में अगर चौपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन, उसके अंदर ट्रैक्टर को छोड़ दिया जाएगा तो, क्योंकि ट्रैक्टर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और वाणिज्य कॉमर्शियल अगर व्हीकल है, वो भी एक कॉमर्शियल व्हीकल गिनती का, उसको छोड़ के अगर और व्हीकल है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और ट्रैक्टर के अलावा और कोई, उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर परिवार में कोई भी एक सदस्य अगर इनकम टैक्स भरता हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो कैटेगरी में इसमें आ रहा है, उनमें में से सबको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर बात की गई है और कौन-कौन है? इसके अंदर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू कब किया था? शुरू किया था मार्च में। इसके अंदर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री 29 मार्च, 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत ही कार्यक्रम में इसको शुरू किया गया था। और अब इसके अंदर क्या क्या शुरू कर दिया, इसके अंदर भजनलाल नेतृत्व में क्रियान्वयन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इसके अंदर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपनी जो एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत क्या क्या इसके अंदर सुधार किए जाएंगे, उसकी बात की गई है इसके अंदर। आगामी शैक्षणिक स्तर चरणबद्ध लागू किया जाएगा। इसके अंदर कोई मेगा पीटीएम का मतलब क्या है, ये अपने पास दे देते हैं इसको, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर पेरेंट टीचर की मीटिंग कराए और आपस में जोड़ के और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। एआई आधारित इसके अंदर शिक्षा दी जाएगी। प्रखर 2.0, प्रखर 2.0 क्या है? प्रखर 2.0 के अंदर भी कि बच्चों को डेली कुछ किताब पढ़ने के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम काम कराया जाए भाई, अलग से किताबें पढ़ने के लिए, कहानियां पढ़ने के लिए, इनके लिए अलग से उनके लिए बनाया जाए। तो इसके लिए जो अभियान शुरू किया गया उसका नाम क्या है? प्रखर 2.0। ये भी किसके अंतर्गत है? ये भी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत अपने आता है, किया गया। इसके अलावा इसके अंतर्गत तो और कोई खास बात है नहीं। शिक्षक केंद्रित है, स्टूडिंग पैटर्न, 14 शैक्षणिक परिणाम की उन्नयन केंद्रित कार्य, विद्यालय केंद्रित कार्य। तो इसके अंदर वही है, शून्य नामांकन वाले विद्यालयों का एकीकरण। भाई अगर किसी के अंतर्गत अगर जैसे कि बहुत सारे स्कूल हैं, जैसा कि सरकारी स्कूलों का हाल गणित बताइए, ये बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं यहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या कम है, टीचरों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे जो स्कूल है उनको तो बंद ही कर देना चाहिए। बिना काम में जनता का पैसा बर्बाद होता है। सरकार के पैसा नहीं बोलेंगे, सरकार के पास पैसा कौन सा, खुद की मशीन से आता है, पैसा तो जनता का ही। तो जनता का पैसा बर्बाद होता है, तो इस तरह के स्कूलों को बंद करना ठीक भी है एक तरीके से। और इसके अलावा और कोई बात की जाए इसमें? इसके अलावा और ले लेते हैं कोई पेज नंबर 1 पर कोई और इम्पोर्टेंट खबर होता तो यहाँ पर ये खबर पढ़नी छोड़ दी नहीं। इसको ले लेते हैं कि क्या क्या शुरू किया। आईएनएस माही भारत मिशन में शामिल हुआ है। इसके अलावा जो हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी रीप इंजन एमआरओ, इसकी बात कर रहे थे। देखो रीप इंजन एमआरओ क्या चीज है? तो रीप इंजन एमआरओ इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। रीप इंजन एमआरओ क्या है कि विमानों को ठीक करने के लिए, वहां पर मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है हैदराबाद के अंदर। किसके सहयोग से बनाया गया है? रीप इंजन एमआरओ। रीप, दिमाग में एक बार रहना चाहिए चीज क्या है। रीप इंजन एमआरओ, यहाँ पर एमआरओ मतलब क्या है? एमआरओ का मतलब है मेंटेनेंस। एम का मतलब क्या है इसमें? मेंटेनेंस। आर का मतलब क्या है? रीइंबर्समेंट। ओ का मतलब क्या है? ओवरऑल। ओवरऑल, एच ए डबल एल, ये वाला। ये तो मेंटेनेंस हो गया, ये रीइंबर्समेंट हो गया, ओवरऑल। इसमें क्या किया जाएगा? इंजन की जो हर प्रकार की दिक्कत आती है उनको यहाँ पे ठीक किया जाएगा। जैसे कोई रख रखाव हो गया, उसके अंदर कोई सही करना होगा, इस प्रकार के बड़े विमानों के जो इंजन है, उन इंजन से रिलेटेड जो भी काम किए जाएंगे वहां पर लगाए हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर खोला गया है। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से।
फ्रांस के सहयोग से खोला गया। फ्रांस की कंपनी का नाम क्या है? फ्रांस की कंपनी का नाम क्या है? सफ्रान। फ्रांस की कंपनी का नाम है सफ्रान। सफ्रान नाम की कंपनी है, उसकी पूरी पूरी उसी की कंपनी, उसी ने खोला है और मेंटेनेंस के लिए खोला गया है। ठीक है। इसके अलावा और क्या बात करते हैं, इसके अलावा एक वहां पर बात है अपने पास कि स्काई रूट स्टार्टअप के बारे में। स्काई रूट की अभी वहां पर देख रहे हैं, एक बात की गई स्काई रूट स्टार्टअप की। तो स्काई रूट स्टार्टअप के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। स्काई रूट स्टार्टअप कहाँ का है? अपने इंडिया का ही है। एक तो फर्स्ट निजी अंतरिक्ष कंपनी अपनी, फर्स्ट निजी अंतरिक्ष कंपनी शुरू कहाँ पर हुई है? भारत से शुरू हुई है। क्या बनाती है? रॉकेट बनाती है। और अभी इसका पहला प्रशिक्षण सफल हुआ था स्वदेशी रॉकेट का। इसके अंतर्गत कंपनी क्या काम करती है? ये बनाती है रॉकेट। रॉकेट का नाम क्या है? जैसे कि विक्रम नाम से बनाती है, तो इसकी फुल फॉर्म से विक्रम एस, विक्रम आई, ये रॉकेट है इसके। ठीक है। सस्ते में रॉकेट बनाती है, सस्ते में रॉकेट बना के और सस्ते में रॉकेट ताकि सस्ते काम हो सके, तभी तो भारत जाना जाता है सस्ते जुगाड़ काम करने के लिए। तो सस्ते रॉकेट बनाती है, पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी है। इसने अभी अभी खोला है इन्फिनिटी कैंपस। क्या खोला है इसने? इन्फिनिटी कैंपस। उसी का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया था। इन्फिनिटी कैंपस कहाँ पर खोला है? ये खोला भैया इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वो अंदर खोला गया है इन्फिनिटी कैंपस। ठीक है। तो इसी तरीके से सारा अपना खत्म हो गया इसका। ये देख लेते हैं इन्फिनिटी कैंपस में। ये तो अपन ने ब्लाइंड बात करी थी इसकी। ये तो गया लीप इंजन है हमारा वाला। और ये अपने हो गया फैसिलिटी शुरू और स्काई रूट बन गया। स्काई रूट स्टार्टअप की बात की थी। स्काई रूट स्टार्टअप का इन्फिनिटी कैंपस। एक मिनट इसको यहाँ से मिटा के दे देते हैं। ये स्काई रूट स्टार्टअप के इन्फिनिटी कैंपस में स्थापना को भारत की नई सोच इनोवेशन और युवा शक्ति का। तो इस तरीके से अपना ये खत्म होता है। और अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत, तो सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आप जैसे भाइयों के साथ मिलता रहे और आपकी समस्याओं का हम कुछ सहायता आपको प्रदान करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।